आवाज़ दुनिया के मेरे साथियों, मेरे श्रोताओं, तो उबैद मानवटकर बोल रहा हूँ। मैं वर्ल्ड रिलीजियस एंड कल्चर्स का प्रोफ़ेसर हूँ और महात्मा ज्योतिबा फुले के जीवन पर मैंने पीएचडी की है। अम्बेडकरनामा में आप सभी का स्वागत है। अम्बेडकरनामा में ये महात्मा ज्योतिबा फुले पर ये दूसरी सीरीज़ है, फुलेनामा पार्ट 2। और पिछली सीरीज़ में हमने देखा अ, मैंने साइटेशंस ऑलरेडी दिए हैं, पिछली सीरीज़ आप रिवाइंड करके इस चैनल पर देख लीजिएगा। कि हमने महात्मा ज्योतिबा फुले का लिटरेचर रिव्यू लिया है। महात्मा फुले के बारे में जो लिटरेचर अभी भी एकेडमिया में मौजूद है, उन सभी के संशोधनकारी लोग जो जिन्होंने संशोधन किया है, उनके नाम भी उसमें मौजूद है। और हमने पिछली सीरीज़ में इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा, परिचय का जो पार्ट है महात्मा ज्योतिबा फुले का, कि फुले के पहले जो 19वीं शताब्दी का जो सामाजिक ढाँचा है, हमने उस बारे में थोड़ा-सा संशोधन किया। उस बारे में थोड़ा-सा सीखा कि अ, उस वक़्त का ये था कि भीमा कोरेगाँव की लड़ाई हुई, उसके बाद में फिर अंग्रेज़ सरकार आई, अंग्रेज़ सरकार के बाद में कुछ ईसाई मिशनरियों ने और अंग्रेज़ सरकार ने मिलकर इंग्लिश एजुकेशन का जो कारवां जो उन्होंने चलाया। और वो कारवां चलाने के बाद मामला आगे बढ़ता गया, शिक्षा का विकास होते गया, अंग्रेज़ी शिक्षा आई समाज में। ऑफ़ कोर्स 19वीं शताब्दी में महाराष्ट्र में, सेंट्रल इंडिया में सती प्रथा, बाल विवाह, अंधविश्वास, वर्णाश्रम और ये जो वर्ण व्यवस्था है वो ऑलरेडी उसमें है। लोग उसको मान रहे हैं, लोग उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। सामाजिक ढाँचा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और वो जैसे का तैसा है जाति व्यवस्था बनी हुई है समाज में। और अभी भी बहुत कुछ नहीं बदला है, थोड़ा बहुत बदलाव हुआ है तो हुआ है ज़माने के साथ-साथ, लेकिन अभी भी वर्ण व्यवस्था कायम है, जाति व्यवस्था कायम है, ऐसा मैं मानता हूँ। खैर, महात्मा ज्योतिबा फुले के पहले विलियम केरी और जैसे मिशनरी थे और उन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाने का काम किया और विलियम केरी ने मेहनत की। लॉर्ड विलियम बेनेडिक्ट के पेन से सती प्रथा पर लीगल बैन आया और उसके बाद में ये मामला अ, और उसके बाद में ये मामला अभी अ, थोड़ा समाज में बंगाल में वो हुआ, लॉर्ड विलियम बेनेडिक्ट ने वो किया और उसके बाद धीरे-धीरे कारवां आगे बढ़ता गया और महाराष्ट्र में अंग्रेज़ी शिक्षाओं का जब मैकले और ये सब लोगों ने जब शिक्षा को वो किया, उस दौर में 1800 जो सदी शुरू होती है और 19वीं शताब्दी जो शुरू होती है, उसमें रिनेसेंस और जो इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग जो नवजागृति आई, प्रिंटिंग प्रेस और ये सब का उगम हुआ, तो उस वजह से उसमें कई अपने बहुजन समाज का भी विकास होने लगा क्योंकि अ, अंग्रेजी शिक्षा नीति सभी के लिए थी, बहुजनों के लिए भी थी, तो बहुजनों के लिए शिक्षा के द्वार खुल गए और ऐसे माहौल में महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्म होता है। ये तक हमने पिछली सीरीज़ में देखा। अभी ये सीरीज़ में हम देखेंगे फुले का जन्म और उनका बचपन और थोड़ा-सा उसमें हाइलाइट्स देखेंगे कि फुले का जन्म कैसा है और किन हालातों में होता है और कैसे वो फुले ज्योतिबा फुले के रूप में आते हैं। तो कोशिश करेंगे इस एपिसोड में महात्मा फुले के प्रारंभिक जो काल है उसको शुरुआत करने की। महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्म होता है 11 अप्रैल 1827 में, जो हमारे इतिहासों में दर्ज है। 11 अप्रैल 1827 को महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्म हुआ है और 28 नवंबर 1890 में उनका महापरिनिर्वाण होता है। ये इतिहास में दर्ज है। और महाराष्ट्र में अ, संत परंपरा है, जिसको कहते हैं वारकरी संत परंपरा, भी अपने को वारकरी कहते हैं। वारकरी संत परंपरा गुरु नामदेव के वक़्त से और उस वक़्त से जो चल रही थी, ये संत पंगति जिनको बोलते हैं। और वारकरी संप्रदाय में एक संत है, जिनका नाम है सावता माली और सावता माली को बहुत बड़ा ओहदा, मतलब उधर रिस्पेक्ट दी जाती है, मान दिया जाता है वारकरी संप्रदाय में। और
तो ये सावता माली और गुरु नामदेव ये समकालीन थे और इतिहास में दर्ज है कि सिख हिस्ट्री में भी दर्ज है कि गुरु नामदेव, गुरु रविदास और गुरु कबीर ये तीनों के इंस्पिरेशन से सिखिज़्म की नींव रखी गई। गुरु नानक ने फिर उसको शुरू किया वो मूवमेंट को नॉर्थ में। तो ये इतिहास में दर्ज है। तो गुरु नामदेव इज़ वन ऑफ द की रोल प्लेयर जिन्होंने सिखिज़्म में उनका योगदान है। तो नामदेव, गुरु नामदेव और गुरु सावता माली जो गुरु नामदेव के समकालीन थे और राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज पर जब हमने सीरीज देखी तो उसमें हमने अम्बेडकर नामा चैनल पे तुकडोजी महाराज भी लिखते हैं कि सावता कभी पंढरपुर नहीं गया, लेकिन सावता माली को वहाँ पे अव्वल दर्जा है ना? तो है कि मतलब अंधविश्वास, मूर्ति पूजा, जातिवाद की वजह से ये संत भगत ऑलरेडी एनालिसिस ऑफ कास्ट पर काम कर रही थी, फुले के भी पहले और बाबा साहब के भी पहले, फुले के भी पहले और ये जो संत पंगति है, संत परंपरा है, ये सदियों से अभी भी चलती आ रही है। तो महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्म माली समुदाय में, माली नामक जाति में पैदा हुए ये और इस कारण छुआछूत, भेदभाव और अपमान का निष्पादन इस महामानव को भी करना पड़ा। लेकिन इन्होंने आने वाली पीढ़ी को, शूद्र पीढ़ी को, ओबीसी की पीढ़ी को स्वाभिमान से सिर ऊँचा करके जीना सिखा दिया। बड़ी क्रांति की है महात्मा फुले ने। पुणे में महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम का मकान आज भी महात्मा फुले वाड़ा के नाम से दर्ज है। तो वो है महात्मा फुले वाड़ा पुणे में, गंजपेट में महात्मा फुले वाड़ा। ये बनाया है जब कुछ साल पहले माननीय छगन जी भुजबळ ने, जो सो उप मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, महात्मा फुले समता परिषद वो भी चलाते हैं, तो छगन भुजबळ साहब ने उसका उद्घाटन भी किया था। फुलेवाड़ा या फुले संग्रहालय बोल सकते हैं उसको, म्यूजियम है और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का उसमें ये है कि वो उसके अंडर में है। 19वीं शताब्दी में, 19वीं सदी में महात्मा फुले द्वारा समाज के उत्थान के लिए क्रांतिकारी प्रयासों का परिणाम स्वरूप आज भी स्थापित है, उनके प्रमाण आज भी स्थापित है। महात्मा फुले के पूर्वज जी सतारा से 40 किलोमीटर, सतारा एक गाँव है, सतारा एक जिला है, उससे 40 किलोमीटर दूर कटगून नाम का एक छोटा-सा गाँव है। तो उनके जो पूर्वज है वो कटगून नाम के गाँव के, सतारा जिले में वो गाँव के निवासी थे, उनके पूर्वज। यही फुले के वंश का मुख्य गाँव है। तो कटगुन गाँव में, सतारा जिले में महात्मा फुले के वंशों का मुख्य गाँव ये है। उनके कुल का नाम गोरहे था, गोरहे। कुल का जो नाम होता है, उनके कुल का नाम था गोरहे। उन्हें उपनाम जो था फुले, ये भविष्य में प्राप्त हुआ। उस समय हर गाँव के 2 मुख्य अधिकारी हुआ करते थे, पाटिल और कुलकर्णी। अर्थात उन्हें चौधरी और पटवारी कहा जा सकता है। कुलकर्णी जो होते थे वो ब्राह्मण हुआ करते थे प्राय। इन दोनों के मातहत एक सहायक का पद होता था जिसे चौगुला कहा जाता था, चौगुला। चौगुला के कार्य थे गाँव के मुख्य कार्य जैसे लगान की वसूली करना, फसलों के कटने पर देखरेख करना तथा कुलकर्णी और पाटिल के रजिस्ट्रार पुस्तकों आदि को लाने और ले जाने का कार्य इत्यादि। महाराष्ट्र में माली जाति चतुर्थ वर्णियों की श्रेणी में आती थी। ज्योतिबा के परदादा बड़े स्वाभिमानी थे। थोड़ी-सी खेती पर परिवार का जैसे-तैसे गुजारा हो जाता। ज्योतिबा के दादा, महात्मा फुले के दादा शेटीबा का जन्म खानवड़ी में हुआ था और शेटीबा खर्चीले स्वभाव के थे और इसलिए
पारिवारिक ज़िम्मेदारियों के कारण भी और के स्वभाव के कारण भी वो पुणे आकर बस गए। पूना, जो पुणे आज जो सिटी है महाराष्ट्र। शेट्टीबा के तीनों पुत्रों को आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण बाल व्यवस्था में ही जीविकोपार्जन हेतु जुट जाना पड़ा। कि मतलब उनको शिक्षा का वो नहीं मतलब कि बचपन में मतलब वो पैसे नहीं थे, कम थे और खर्चीले स्वभाव के थे। शेट्टीबा तो उनके पास और उनको थोड़ा-सा बालावस्था से ही अभी काम-काज पे लग गए। ये लोग घर गृहस्थी मतलब घर में अनाज पहुँचाना, घर में अपना अपनी उनकी एनर्जी वहाँ पे उन्होंने लगानी शुरू कर दी। शिक्षा पे नहीं लगाई ज़्यादा। लगन और परिश्रम के गुण के कारण जो जो गुण है, परिश्रम की मेहनतकश कौम है, गोरे वंश में वो मौजूद थे। अतः तीनों भाई, शेट्टीबा के तीनों पुत्र एक महाजन के यहाँ फूलों के व्यवसाय में काम करते हुए उनको कुशलता प्राप्त हुई। तो एक महाजन के यहाँ ये लोग जो उसका फूलों का व्यवसाय था, फूलों के व्यवसाय में मतलब फूलों के बिज़नेस में ये तीनों बेटे, शेट्टीबा के तीनों बेटे वे काम करने लगे। तो माली जाति का गुण भी काम आया और शीघ्र ही चारों तरफ ख्याति फैलने में उन भाइयों का नाम पेशवा के कानों तक जा पहुँचा। पेशवा के कानों तक जा पहुँचा है। पेशवा ने उन्हें बुलाकर, पेशवा बाजीराव नहीं बोल रहा हूँ मैं। ये उसके बाद के जो पेशवाज़ हैं, उनकी बात है। तो उस वक़्त के जो पेशवा थे, उन्हें बुलाकर फूलों से बनने वाली प्रत्येक वस्तु जैसे शयन कक्ष सजाने जो उनका शयन कक्ष होता था, शासक की पोशाक होती थी और इत्यादि जो पोशाक बनाने का काम उनको सौंप दिया गया। मतलब पेशवा के अ, महलों का पूरा फूलों से सजाना जो भी है, जितना भी काम है उनको मिल गया। शिटीबा के तीनों ही पुत्रों को उनसे कार्य से खुश हुए पेशवा और उन्हें 35 एकड़ भूमि पुणे के पार्वती मंदिर के पास दे दी। फूलों के व्यवसाय के कारण इनका जो फूलों का व्यवसाय बढ़ता गया, तो फूलों के व्यवसाय बढ़ने के कारण इन भाइयों को फूले उपनाम से पहचाना जाने लगा। शेट्टीबा के देहांत के बाद, शेट्टीबा के महापरिनिर्वाण के बाद बड़े भाई रणोजी ने स्वार्थ नीति का अवलंबन किया और इनाम में मिली सारी भूमि जो पुणे की, वो पूरी भूमि उन्होंने हड़प ली। तो एक शेट्टीबा के 3 बेटे थे, फूले के दादाजी के 3 बेटे। तीनों बेटे से एक एक बेटा थोड़ा-सा लालची निकला तो उसने सारी भूमि जो है वो मिली हुई वो हड़प तो शेटीबा के 3 बेटे राणोजी, कृष्णा और गोविंद, ये 3 बेटे थे। तो बड़े भाई राणोजी ने बेईमानी की, तो उसकी वजह से कृष्णा और गोविंद ये दोनों भाई को बड़ी गरीबी देखनी पड़ी और संघर्ष करने पड़े। उस समय तक पेशवा बाजीराव का पराभव हो चुका था और अंग्रेज अपना राज्य जमा चुके थे। राजनीतिक उथल-पुथल के कारण लोगों को भी रोज़ी-रोटी के लिए इधर-उधर भटकना पड़ रहा था। राजनीतिक उथल-पुथल हुई, इतना बड़ा युद्ध हुआ है ना? तो उथल-पुथल तो हुई है ना समाज में। तो इन परिस्थितियों में कृष्ण व गोविंद का भी बड़ा बुरा हाल हुआ। गोविंद ने तरकारी व सब्जी बेचने का व्यवसाय आरंभ किया और व्यवसाय भी चल पड़ा। तो जो गोविंद जी थे, उन्होंने तरकारी बेचने का और वो सब वो मतलब हलवाई तो वो काम शुरू किया। आगे चलकर पुणे के निकट के धनकवाड़ी नामक गाँव के निवासी माननीय झगड़े की पुत्री चिमणाबाई अर्थात चिमना देवी, हिंदी में देवी कहेंगे, चिमना देवी, चिमनाबाई को के साथ गोविंद का विवाह हुआ। शेट्टीबा के पुत्र गोविंद का विवाह। इस दंपत्ति के 2 पुत्र हुए। इस दम तो गोविंद का विवाह होता है चिमणाबाई से
चिमणाबाई से 2 पुत्र होते हैं, रघुराम और ज्योतिराव। 20 फरवरी 1827 को ज्योतिबा का जन्म हुआ ऐसा कहते हैं। उस दिन को विशेष दिन कहा जा सकता है, क्योंकि उस दिन पूना के शनिवार वाड़े में आग लग गई थी 1827 में। महाराष्ट्र में महात्मा फुले के सेवा कार्य, क्रांतिकारी विचारों और अज्ञानता रूपी देश के रथ को विश्व के प्रगति पथ पर खींचकर लाने वाले महात्मा ज्योतिराव फुले को महाराष्ट्र का जनमानस उन्हें लाड़ दुरा से ज्योतिबा के नाम से ही पुकारता है। ज्योतिबा, ज्योति मतलब वो लाइट वाला ज्योति नहीं, जोतने वाला ज्योति ना, ज्योतिबा, नॉट ज्योतिबा नहीं है। तो प्रोनाउंसिएशन देखिए कि हम हमेशा उच्चारण में आधा ज यो फिर ती, वो ज्योति नहीं है ये। पूरा ज ओ की मात्रा ती बा, ज्योतिबा। उसका कारण क्या है वो भी बताता हूँ। उनका ओरिजिनल नाम ज्योतिबा है, ज्योतिबा नहीं है। तो उन्हें ज्योतिबा के नाम से पुकारता है। फुले, महात्मा फुले जब जीवित थे तब वे अपने समकक्ष लोगों के लिए भी ज्योतिबा थे, और नन्हे-मुन्नों के लिए भी, विधवा अशिक्षित स्त्रियों के लिए भी, शूद्रों के लिए, सबके लिए वो ज्योतिबा, ज्योतिबा ही थे। आज महाराष्ट्र सिर्फ ज्योतिबा नहीं कहता बल्कि महात्मा ज्योतिबा फुले जैसे आत्मिक सम्मान के साथ उन्हें संबोधित करता है। महामानव कहता है, महात्मा कहता है। ज्योतिबा के जन्म के समय एवं 19वीं सदी के उत्तरार्ध में तक की भारत की जो समाज जो था वो विभाजित स्थिति में ही था। ज्योतिबा जब 1 वर्ष के थे तब उनकी माँ चिमणाबाई, उनकी माँ का महापरिनिर्वाण हो गया जब वो 1 साल के थे। पत्नी की मौत से उनके पिताजी गोविंदराव दुखी थे और उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। केवल छोटे-छोटे पुत्र की परवरिश के लिए दूर के रिश्ते में ज्योतिबा की, मतलब दूर के रिश्ते से अपनी मौसेरी बहन सगुणाबाई क्षीरसागर को बुलाते हैं और सगुणाबाई क्षीरसागर ने उनका लालन-पोषण, लालन-पालन किया। तो अ, महात्मा ज्योतिबा फुले की अ, माता चिमणाबाई, उनका महापरिनिर्वाण हुआ और बड़े दुखद हुआ। और फुले अपने राइटिंग्स में सगुणाबाई क्षीरसागर को सगुना आऊ करके लिखते हैं, आऊ। तो उनकी बुआ ने उनका पालन-पोषण किया। तो उन लोगों के पिताजी की बहन, बुआ। और माँ का जो, मतलब वो इतना सुंदर लिखते हैं कि आप कभी वो उनकी ओरिजिनल राइटिंग्स पढ़िएगा। सगुना बाई के, सगुना और क्षीरसागर के बारे में फुले लिखते हैं कि तो काफ़ी इमोशनल थे वो। बड़ा बड़ा प्रेम करते थे। सगुना बाई ने बहुत प्यार दिया उनको। और सगुना बाई क्षीरसागर जो है, उन्होंने उनका लालन-पोषण किया। ज्योतिबा जब 7 वर्ष के हुए, तो पिता ने एक अद्भुत निर्णय द्वारा ज्योतिबा को शिक्षा दिलाने का कार्य आरंभ किया। उस समय तक अंग्रेजों का शासन स्थापित होने के समय करवट ले चुका था। गोविंदराव स्वयं पढ़े-लिखे नहीं थे, परंतु पुत्र को पढ़ाना उनके लिए महत्वपूर्ण कार्य था। लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन वो विरोध की परवाह न करते हुए उन्होंने एक मराठी पाठशाला में ज्योतिबा को उन्होंने दाखिला दिलाया। गोविंदराव पेशे से बहुत प्रतिष्ठित और भावनात्मक पुरुष थे और उनका बड़ा समाज में बड़ी इज़्ज़त थी। और तो उसी समय भारतीय समाज में अंग्रेजी शिक्षा नीति के पूर्व
आंग्ल प्राच्य विवाद ना, एंग्लो एंग्लो वेस्टर्न विवाद जो था और उसपे उसने ज़ोर पकड़ा और एक पक्ष का कहना था कि भारतीयों को अंग्रेज़ी माध्यम से शिक्षा दी जाए और दूसरे पक्ष का विचार था कि देसी भाषा में भारतीय पाठ्यक्रम को पढ़ाया जाए। लॉर्ड मैकॉले ने अंग्रेजी भाषा के माध्यम से पश्चिमी पाठ्यक्रम की शिक्षा को भारत में स्थापित करने का निर्णय दिया। मैकेले ने 1835 में एक टिप्पणी में ये लिखकर इस विवाद को समाप्त कर दिया कि भारतीयों को अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा दी जाए। ये 1835 की बात है। बालक ज्योति बा तीव्र बुद्धि का था। उसने शीघ्र ही पढ़ना, लिखना, हिसाब लगाना सीख लिया। उसे अंग्रेजी पढ़ने की भी ललक थी। उसकी तीव्रतर प्रगति देखकर प्रभु ब्राह्मण लिपि को तकलीफ होने लगी। उस समय धकजी दादाजी के नेतृत्व में शूद्रों को पाठशाला से हटाने संबंधी मुहिम चलाई जा रही थी। एक एक धकजी दादाजी थे, उन्होंने मुहिम चलाई थी कि ये शूद्रों के, ये ओबीसीओ के और दलितों के ये बच्चों को ये पाठशालाओं में मत भेजो। कट्टरपंथियों की कुटिलता से ज्योतिबा जैसे होशियार बालक के हाथ से पुस्तक कलम छूट गई। उसके स्थान पर उनके हाथ में कुदाली खुरपी आ गई। गोविंदराव के कान भी भरे, उनके पिताजी के भी कान भरे गए और दिन भर वो फिर गोविंदराव ने उनको अपने ये स्कूल से निकलवा दिया और वो फिर उसको खेतों में काम करो बेटा, है ना? और फिर तुम्हें अपने खेतों में और बगीचों में काम करो, है ना? तो गोविंदराव भी मस्त था, भी ठीक है भाई मेरा बच्चा भी, तो मतलब गोविंदराव के कान भरे गए ब्राह्मणों द्वारा और ब्राह्मणों ने उनके कान इसलिए भरे कि ये जो अंग्रेजी शिक्षा देते हैं, धर्म परिवर्तन करते हैं अंग्रेजी शिक्षा को देके और इससे हमारा धर्म भ्रष्ट होता है और इसलिए ये धर्म के लिए ये मुहिम है और ऐसा उनके कान भरे और इसलिए उनको स्कूल से निकाल ज्योतिबा को स्कूल से निकाल दिए। और इसलिए फिर ठीक है भाई धर्म के लिए अच्छा है ना? हमारे लिए अच्छा है, तो ऐसा वो उन्होंने जो समझा कि ठीक है, वो अभी खेतों में काम कर रहे, बगीचे में काम करते हैं, अपने बच्चे को देख के खुश हो जाते हैं। और उस समय बाल विवाह भी सभी जातियों में और पूरे देश में प्रचलित था। गोविंदराव को बेटे की शिक्षा को लेकर हमेशा मन में कमी ज़रूर खटकती थी। एक कमी तो ज़रूर खटकती थी। लेकिन बारंबार प्रस्ताव आने पर गोविंदराव ने पुणे के पास के गाँव के झगड़े पाटिल परिवार में माननीय नेवसे की 8 वर्षीय बालिका सावित्रीबाई से ज्योतिबा का विवाह कर दिया। तो ये बाल विवाह में है, सावित्रीबाई फुले से उनका विवाह हुआ। वो बालावस्था में विवाह हुआ। ज्योतिबा के 4 वर्ष स्कूल में पढ़ने के बाद शिक्षण बंद हो गया था, परंतु विद्यालय की पढ़ाई ने ज्योतिबा का मन भटकने न दिया। वे रात को टिमटिमाते दिए की रोशनी में पुस्तकें ध्यान से पढ़ते रहते थे। तो स्कूल से निकाल दिया लेकिन बंधन है, पढ़ना नहीं छोड़ा, किताबें पढ़ना। गोविंद राव ने 1841 में 14 वर्षीय ज्योतिबा को पुनः मिशन स्कूल में, क्रिश्चियन मिशन स्कूल में, स्कॉटिश मिशनरी स्कूल थे, तो मिशन स्कूल में प्रवेश दिलवाया, ईसाई ईसाई स्कूल में। ज्योतिबा ने पढ़ाई पूर्ण मनोयोग से प्रारंभ की। प्रत्येक परीक्षा में प्रथम श्रेणी के अंक प्राप्त करने से शिक्षक व विद्यार्थियों के ज्योतिबा प्रिय बन गए। यही उन्होंने मानवता का पाठ भी सीखा। ये ज्योतिबा फुले उन्होंने ऊंच नीच और अमीर गरीब की मनुष्य को दीवारें तुच्छ, उन्हें जान अमीर गरीब कौन होते हैं, ऊंच नीच क्या होती है, वो सब सीखने लगे। अभी ज्योतिबा सीख रहे हैं बचपन। यही समाज में फैले अंधविश्वास कुरीतियों के प्रति भी ज्योतिबा का ध्यान आकर्षित हुआ और मानवाधिकारों और कर्तव्यों का भी ज्ञान हुआ। अब स्कूल में है ना? मिशन स्कूल में देखो, मिशन स्कूल में ज्योतिबा की मित्र मंडली, ज्योतिबा की
एक निर्धन ब्राह्मण छात्र सदाशिव बलाल गोविंद से घनिष्ठ मित्रता थी। दोनों मित्रों ने थॉमस पेन की पुस्तक राइट्स ऑफ मैन या मनुष्य के अधिकार, अभी भी वो आपको गूगल पे मिल जाएगी, राइट्स ऑफ मैन, थॉमस पेन, उनका उसका अध्ययन किया। दोनों मित्र पुस्तक में लिखित विचारों से अधिक प्रभावित हुए। दोनों ने स्वास्थ्य, शरीर एवं चुस्ती फुर्ती हेतु अस्पृश्य मांग जाति के गुरु लहूजी बापू, अब देखिए लहूजी साल्वे का यहाँ पे उद्गम है। गुरु लहूजी साल्वे जबरदस्त रेसलर थे, एक क्या बोलते हैं, पहलवान थे, और वो पहलवानी सिखाते थे, अखाड़ा चलाते थे और मांग समाज से थे। गुरु लहूजी साल्वे के ऐसे लोग तलवार, भाला, डंडा, पट्टा चलाना सीख लिए, मार्शल आर्ट सीखे, और इस मल्ल विद्या में वो इतने पारंगत हो गए ज्योतिबा भी कि पूना शहर में उनका नाम प्रसिद्ध हो गया, और लोग दूर-दूर से गुरु लहू जी साल्वे की कला कौशल और सब बच्चों की सब कला कौशल देखने आते थे। ज्योतिबा इस समय तक स्वस्थ, सुडौल, लंबे, तगड़े नौजवान अभी बन चुके थे। ज्योतिबा ने जिस गुरु से कला कौशल सीखा था, आगे चलकर उनका नाम प्रसिद्ध हो गया। देखो, गुरु की वजह से शिष्य का नाम होने, लेकिन शिष्य की वजह से, ये गुरु शिष्य परंपरा नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन मास्टर, वस्ताद बोलते थे, वस्ताद, उस्ताद भी नहीं, वस्ताद। तो वस्ताद की वजह से ज्योतिबा का नाम नहीं हुआ, लेकिन ज्योतिबा की वजह से वस्ताद लहूजी साल्वे का नाम फेमस हो गया, और उनके नाम से स्मारक भी है महाराष्ट्र में। और देशभक्ति, स्वतंत्रता, क्रांतिकारी भावना और ओत-प्रोत से भरे थे लहूजी साल्वे, और उनके शिष्यों में भी उन्होंने फिर डाले तो लहूजी साल्वे के शिष्य वसुदेव बलवंत फड़के, क्रांतिकारी, क्रांतिवीर चाफेकर, लोकमान्य तिलक भी लहूजी साल्वे के पास थे, रेसलिंग सीखे, अखाड़ा, है ना? उन्होंने सैनिक प्रशिक्षण लिया। एक से एक क्रांतिकारी वीर समाज सुधारक को गढ़ने वाले लहूजी साल्वे का भारत की स्वतंत्रता संग्राम में कहीं नामो-निशान नहीं मिलता, ये दुर्दैव है। तो ये खेद का खेद की बात है। लेकिन लहूजी साल्वे अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ सीना तान कर खड़े रहने वाले मध्ययुगीन, मध्यकालीन भारत में वो पहले ऐसे महानायक हैं। तो स्वतंत्रता का इतिहास, जो ब्रिटिश, एंटी ब्रिटिश जो स्वतंत्रता संग्राम जो है, उसमें लहूजी साल्वे का नाम अभी तक आपको देखने नहीं मिलेगा। ये दुर्दैव है। खैर, ज्योतिबा फुले पे हम आते हैं, और गुरु लहूजी साल्वे से वो फाइटिंग सीखते हैं, रेसलिंग सीखते हैं, और अभी ज्योतिबा फुले अ, एक अभी एक नौजवान बन चुके हैं। 1843 में सदाशिव गोवंडे ने पुणे संस्कृत कॉलेज में नौकरी कर ली, लेकिन ज्योतिबा ने अध्ययन नहीं छोड़ा। उस समय कट्टर ब्राह्मण अंग्रेजों के मिशन स्कूलों में ब्राह्मण छात्रों के अ, प्रवेश का तीव्र विरोध कर रहे थे। इसका कारण धर्मांतरण भी था। ऐसा वो कहते हैं कि धर्मांतरण कर रहे हैं। यहाँ तक कि प्रवेश लेने वाले छात्र जाति से बहिष्कृत कर देते थे, और पूरे परिवार को जाति वाले हे दृष्टि से देखते थे। मतलब जो जो आर्थिक रूप से गरीब ब्राह्मण हैं, और जो अंग्रेजों के मिशन स्कूल में जाते हैं, उनका बहिष्कार हो जाता था कि तुमको ब्राह्मणत्व से अब निकाल रहे हैं। परंतु कुछ ब्राह्मण परिवार आधुनिक विचारों वाले थे, जो प्रोग्रेसिव ब्राह्मण पुरोगामी, अतः ऐसे परिवारों से आए ब्राह्मण छात्रों से ज्योतिबा की मित्रता हुई, और उनमें से उनके जो मित्र थे, मोरो विठ्ठल वाल्वेकर, सखाराम यशवंत परांजपे, और ये छात्र जाति बिरादरी की परवाह न करके प्रगति की राह पर बढ़ना और समाज के लिए कुछ करना का ये जो जज़्बा है, वो स्कूलों में और दोस्ती से उनके वो हुआ। तो ज्योतिबा की मित्र मंडली में ब्राह्मण, मुसलमान, आसमानदा मुसलमान,
अशरफ मुसलमान, मांग, महार, ईसाई ये सभी थे। ज्योतिबा अपनी विचारधारा के कारण इन सब के लिए एक आदर्श बनते जा रहे थे। सभी मित्र उच्च कोटि की प्रसिद्ध पुस्तकों का अध्ययन करते हुए एक दूसरे से समाज, संस्कृति, धर्म आदि के संबंध में विचार विमर्श करके तर्क वितर्क और सामाजिक कुरीतियां, जाति पाति, वर्ण भेद, हमारे व्यवहार, धर्म द्वारा समाज एवं देश को आच्छादित करना, ये सारे विषय ज्योतिबा एवं उनकी मित्र मित्र मंडली डिस्कशन रोज के होते थे। रोज की उनका चर्चा का विषय रहता था। ये टीनेज की बात है, ये अ, अभी नौजवानी के युग में आ रहे हैं फुले। तो उनकी मित्र मंडली समान धर्म वाले ईसाई धर्म की ओर भी, ये लोग भी ईसाई धर्म की ओर आकर्षित हुए उस टाइम पे। फिर सभी ने विचार विमर्श करके ये निर्णय लिया कि सभी धर्मों में कि जो ब्राह्मण धर्म छोड़ दिया, हिंदू धर्म छोड़ दिया, तो बाकी जो इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, जो बाकी जो समाज रिलिजन्स है, इनका वो उसमें आया कि इसमें तो अच्छे सिद्धांत है। तो उनके मत में हुँ, सॉरी, उनके मत में फिर अच्छी बातें सीखी। ऐसा था कि तो जब ज्योतिबा अ, अमेरिकन क्रांति, फ्रांस की राज्य क्रांति, मानवाधिकार, उदात्त विचारों से ओत-प्रोत थे। फ्रांसीसी क्रांति पर का थॉमस पेन एंड राइट्स ऑफ मैन, फ्रांसीसी क्रांति थी और ये सब जो मानवाधिकार के जो विचार है, वो उनका बड़ा प्रभाव पड़ने लगा फूले के ऊपर और वो उसको जवानी में तो पूरा थॉमस पेन ही किया करते थे। तो उनके लिए गुलामी, फिर वो धार्मिक हो या सामाजिक या राजनीतिक, ज्योतिबा के नज़र में गुलामी घृणास्पद है और ये है टीनेज वाले ज्योतिबा। तो अभी तक हमने ज्योतिबा फुले के बचपन को देखा और हमने उनकी जवानी को थोड़ा बहुत टीनेज को ज़रा देख लिया है। तो आज हम इस सीरीज़ को इसे पार्ट 2 यहीं समाप्त करेंगे क्योंकि अगले सीरीज़ में हम महात्मा फुले के ऊपर किन-किन व्यक्तियों का प्रभाव था और जैसे-जैसे बढ़ते गए तो वो उस पर हम नज़र डालेंगे। आज के लिए सिर्फ़ इतना ही कि ज्योतिबा का जन्म कैसे हुआ, वो कैसे गोरे से फूले बने, गोरे से फूले बनने के बाद स्कूल में उनका दाखिला होता है, फिर स्कूल से निकाले जाते हैं, फिर स्कूल में दाखिला होता है, सगुनाबाई क्षीरसागर और उनकी बुआ ने उनका का पालन-पोषण किया और वस्ताद लहूजी साल्वे के यहाँ रेसलिंग सीखे, अखाड़े में उनके वो जो सैन्य कलाएँ हैं, वो सीखे हैं। तो अ, बस ये है बचपन से लेके टीनेज तक की ज्योतिबा और आगे की सीरीज़ में फिर हम महात्मा फुले के ऊपर जो जिन लोगों का विचारों का प्रभाव है, उसको हम संशोधन करेंगे, उसके हम सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली सीरीज़ में, देखते रहिए अम्बेडकर नामा। स्टे ट्यून्ड।